भारत के मैदानों का। इससे पहले अपन ने अध्ययन किया है पूरे हिमालय भाग का, यानी पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन कर चुके हैं। अपन ने भारत को 5 हिस्सों में बांटा था, जिसमें से इतना जो ये हिस्सा है ना, जिसमें हिमालय है, उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश है, उसको अपन पढ़ चुके हैं, जो पहला प्रदेश था। दूसरा उत्तरी भारत के मैदान, तीसरा हम पढ़ेंगे ये तटीय मैदान, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत, और फिर पढ़ेंगे अपन भारत के द्वीप समूह। तो आइए उत्तरी भारत के मैदान कौन से हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है ये तो कहलाता है पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश उत्तर में जो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश है वो अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में क्या आते हैं, पठार आते हैं, जिसमें चोटियाँ नहीं होती हैं, पत्थर होते हैं हालांकि पठार में भी, लेकिन उसमें इस तरह से चोटियाँ नहीं होती है। उसमें क्या होता है, ऐसे ऊंचा उठा हुआ होता है समतल भाग से, लेकिन इस प्रकार होता है, ये पथरीली भूमि होती है, इसको पठार कहते हैं हम। अब जो हम मैदान पढ़ेंगे ना, मैदान है ये इनसे भी नीचा होता है, पठार से नीचा होता है। सबसे ऊंचे होंगे पर्वत, पर्वतों के बाद में आ जाते हैं पठार, जो पथरीली भूमि होती है, लेकिन पर्वतों से छोटे होते हैं, मैदानों से ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन इनकी चोटियाँ नहीं होती हैं। इसके बाद में आते हैं मैदानी क्षेत्र, ये पठार हो गए, और इसके बाद में ये मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र पठारों से थोड़े नीचे होते हैं, हालांकि अधिकांश मिट्टी से बने हुए होते हैं, बजरी भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं। अब उन मैदानी प्रदेशों को हम उत्तरी भारत के मैदानों में पढ़ेंगे। उत्तरी भारत के मैदानों का विभाजन भी हम 2 आधारों पर करते हैं। एक तो होता है भू आकृतिक विभाजन। भू आकृतिक विभाजन, भू आकृतिक विभाजन में हम 5 भागों में बांटते हैं। भू आकृतिक विभाजन को फिर हम कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है भाबर प्रदेश, दूसरा भाग होता है तराई प्रदेश, तीसरा भाग होता है बांगर, चौथा भाग होता है खादर, और 5वां भाग होता है डेल्टा। इस प्रकार 5 भाग होते हैं। अब देखिए पांचों में क्या अंतर है, कैसे होते हैं। भाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है, डेल्टा है। ये तो क्या है, भू आकृति के आधार पर 5 भागों में बांटा है। उसके बाद में हम क्षेत्रीय आधार पर बांटेंगे। क्षेत्रीय यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर कि कौन कौन से क्षेत्र में मैदान है। ये राजस्थान है अपना, इसमें भी मैदान है, यहाँ पंजाब में भी मैदान है, हरियाणा में भी मैदान है, और इस प्रकार यहाँ उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी है। इन क्षेत्रों में देखिए, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, मैदानी भाग पाए जाते हैं। इस प्रकार मैदानी भाग पाए जाते हैं। यहाँ से यमुना नदी जो आती है ये मैदानों का क्या करती है, मैदानी भागों का विस्तार करती है। इस प्रकार तो ये क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार मैदान पाए जाते हैं। ये अपने उत्तरी भारत के मैदान हैं। अब देखिए क्षेत्र के आधार पर अगर अपन विभाजन करेंगे, ये इन क्षेत्रों में तो भू आकृति यानी आकृति के आधार पर तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। क्षेत्रों के आधार पर विभाजन करेंगे तो ये अलग क्षेत्र हो गया, ये राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के मैदान हो गए। यहाँ पंजाब और हरियाणा है, तो इस मैदान को हम बोलेंगे पंजाब और हरियाणा के मैदान। यहाँ से क्या होता है कि गंगा नदी बहती है, एक यमुना नदी इस प्रकार आती है, और यहाँ से गंगा नदी बहती है, और ये नदियाँ बहते हुए इस प्रकार आती हैं। यहाँ से गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, हुगली नदी इस प्रकार आ जाती है, और ये एक नदी ऐसे गंगा नदी यहाँ आ जाती है, और यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है नदी। इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इस प्रकार बहते हुए यहाँ से प्रवेश करके ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ये नदियाँ क्या करती है, मैदानों का निर्माण करती हैं। अब क्षेत्रों के आधार पर ये मैदान हो गए, इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। गंगा नदी का जो मैदानी भाग है उसको 3 भागों में बांटेंगे। ये तो हो जाएगा इतना हिस्सा ऊपरी गंगा का मैदान, इसको हम कहेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। इसके बाद इसको अपन बोलेंगे मध्य गंगा का मैदान, और यहाँ पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग ज़िला है, यहाँ से लेके इसको हम बोलेंगे नीचे तक, यहाँ तक इसको बोलेंगे, जहाँ दामोदर अजय नदियाँ बहती है, यहाँ तक हम बोलेंगे निचला गंगा नदी का मैदान। इसको निचला गंगा नदी का मैदान बोलेंगे। और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवाहित करते हुए आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। इस प्रकार ये देखिए क्षेत्रीय विभाजन अपन करेंगे तो पहला हो जाएगा राजस्थान के मैदान,
दूसरा हो जाएगा पंजाब व हरियाणा के मैदान, पंजाब व हरियाणा के मैदान। तीसरे नंबर गंगा नदी, गंगा मैदान, गंगा के मैदान। और गंगा नदी के जो मैदान हैं उनको हम विभाजित करेंगे 3 भागों में, ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा नदी के मैदान और निचला गंगा नदी के मैदान। गंगा के मैदान। और इसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। इस प्रकार हम इनका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। समझ में आया? भू आकृति के आधार पर तो देखिए कितने मैदान हो गए, 5 मैदान हो गए, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। फिर हम लेते हैं क्षेत्रीय आधार पर। क्षेत्र होता है एक क्षेत्र विशेष के आधार पर नदी के मैदान। तो क्षेत्र के आधार पर राजस्थान के मैदान हो जाएंगे, पंजाब व हरियाणा के मैदान हो जाएंगे, गंगा के मैदान हो जाएंगे। गंगा नदी का मैदान बहुत बड़ा है क्योंकि 3,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा नदी का मैदान। उसके बाद आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। अब देखिए हम इनको समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ है, कैसे। भाबर के मैदान, भाबर के मैदानों में क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इनको रफ कर देती हूँ। पहले अपन इनका भू आकृति के आधार पर विभाजन करते हैं। ये देखते हैं कैसे होते हैं, किस प्रकार से इनको बोला जाता है और कहाँ कहाँ पर भाबर के मैदान स्थित हैं और कहाँ पर तराई के मैदान स्थित हैं और कौन से भाग को डेल्टा बोला जाता है, कौन से को खादर बोला जाता है, किसको बांगर बोला जाता है। अब देखिए अपना शिवालिक हिमालय जो था वो सबसे दक्षिणतम श्रेणी था और लगभग शिवालिक हिमालय इस प्रकार था यहाँ तक। अब शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे का जो भाग है ना, नीचे का ये भाग, इसको आगे तक, ये कहाँ से, पंजाब से लेके यहाँ, पंजाब से लेके असम तक के भाग को तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है, तो तीस्ता नदी तक के भाग को, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी तक के भाग में एक लंबी पट्टी फैली हुई है। और कितने किलोमीटर, कौन सी, क्या फैला हुआ, भाबर का मैदान। पहले मैं भाबर की बात कर रही हूँ। भाबर नदी का मैदान शिवालिक हिमालय के नीचे दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, एक लंबी पट्टी 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर एक लंबी पट्टी फैली हुई है सिंधु नदी से लेके यहाँ तीस्ता नदी तक, और इसको क्या बोलते हैं, भाबर का मैदान बोलते हैं। भाबर के मैदान में कुछ नदियाँ विलुप्त भी हो जाती हैं, जैसे चोस है, राओस है, ये छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अब अपन भाबर को देखते हैं कि भाबर का मैदान किस प्रकार बना। हिमालय से जब नदियाँ निकलेंगी, ये बताओ पर्वतों से नदियाँ निकलेंगी तो वो कटाव करती हुई चलेंगी, पानी का बहाव होगा तो जाहिर सी बात है पानी मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा, छोटे कंकड़ पत्थर आएंगे उनको भी बहा के ले जाएगा। अब हिमालय से बड़े बड़े हिमखंड फिसलते हैं, बारिश होती है, उसके साथ बहुत सारा पानी आता है, तो वो क्या करता है, उन चट्टानों को धीरे धीरे काटता रहता है। एक बड़े पत्थर को लेके आप छोटे पत्थर पर पटकना, वो क्या कर जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा छोटे वाला पत्थर। तो वैसे ही जब हिमालय से बड़े पत्थर टूट के आते हैं, जैसे मान लो ये हिमालय की श्रेणी है, यहाँ बार बार पानी आ रहा है, तो यहाँ से एक पत्थर टूटेगा और एक श्रेणी ये है, इससे छोटी मान लो ये यहाँ से एक श्रेणी है। अब ये पत्थर क्या करेगा, आके यहाँ से टकराएगा, यहाँ पर गिरेगा, यहाँ टकराएगा, टकरा के फिर यहाँ से क्या, जो छोटे पत्थर होंगे उनको अपने साथ लेगा, उनको और 2 भागों में तोड़ देगा। अब 2 भागों में वो पत्थर अपने से छोटों को तोड़ देंगे, उन पे गिरेंगे। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, ये मान लो शिवालिक श्रेणी है
और यहाँ पर आते आते ये क्या हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े से पत्थरों के रूप में जमा हो जाते हैं, क्योंकि पानी जो भारी पदार्थ है उनको नीचे छोड़ता चलता है, उनका निक्षेप करता चलता है और आगे से आगे निकलता चलता है। तो ये यहाँ पर्वत इकट्ठे हो जाएंगे, पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद में इनसे छोटे, देखो ये पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे इनके आगे, क्योंकि पहले भारी चीज़ों का निक्षेप करेगा, फिर इनसे थोड़े हल्के हैं उनका निक्षेप करेगा, और उनके बाद में क्या करेगा, थोड़े इनसे हल्के जो पत्थर हैं इनको ऐसे, और फिर जो बजरी के रूप में है बजरी का निक्षेप करेगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, बहुत महीन मिट्टी। इस प्रकार ये चलता है। तो इनको जो बड़े पत्थर है ना, इनको तो क्या बोला जाएगा, भाबर के मैदान बोला जाएगा। ये देखो शिवालिक के जस्ट नीचे पर्वत के जस्ट नीचे हैं वो तो बड़े पत्थर मिलेंगे, इनको तो अपन बोल देंगे भाबर के मैदान। अरे भाई अपनी राजस्थानी भाषा में याद कर लो ना, भाबर यानी भाठा, भय से भाबर और भय यानी भाठा। तो जो बाठे होते हैं ना, उनको पत्थर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भाबर के मैदान बोलते हैं। अब इन मैदानों में मुझे ये बताओ कि खेती हो सकती है क्या? पत्थरों में कभी खेती होते हुए देखा गया? इनमें खेती नहीं होती है, इनमें खेती नहीं हो सकती है। लेकिन अपन देखते हैं, देखो हिमालय पर्वत है, इन पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, ये देखते हैं अपन, कीकर हैं, ये देखते हैं। तो इनमें वही होता है कि लंबी जड़ों वाले जो वृक्ष होते हैं ना, वो पाए जाते हैं, अधिकतर लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और अधिकतर नदियाँ इन पत्थरों में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं। जैसे छोटी नदियाँ ना, चोस, राओस, ये नदियाँ तो इनमें विलुप्त ही हो जाती हैं। बाद में ये आता है तराई का मैदान। इस मैदान को छोटे छोटे पत्थर, इनसे छोटे छोटे होंगे, बजरी होंगी, कंकड़ होंगे, उनको हम बोलेंगे तराई का मैदान, उनको हम बोलेंगे तराई का मैदान। अब इन पत्थरों से निकल के वो पानी आके यहाँ क्या हो जाएगा, बहने लग जाएगा, यहाँ ज़्यादा उजागर हो जाएंगे। जैसे चोस, राओस नदियाँ यहाँ आके बहने लग जाती हैं तराई प्रदेश में आके। अपन जैसे कोई नया भवन बनाते हैं, कोई इमारत तैयार करते हैं, तो सीमेंट को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, तराई करते हैं। तो तराई का अर्थ क्या होता है, गीला करते हैं अपन उसको। तो गीला करते हैं, मान लो ऐसे किचकिच सा हो जाता है पानी, तो उसी को अपन तराई बोलते हैं उन्हीं प्रदेशों को, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, दलदली क्षेत्र पाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि दलदली क्षेत्र है तो उसमें क्या पाए जाएंगे, मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पाए जाएंगे। भाबर यानी तराई प्रदेश में सबसे अधिक मच्छर पाए जाते हैं, और मच्छरों से क्या फैलती है, मलेरिया फैलती है। तो इनमें सर्वाधिक मच्छर पाए जाएंगे, और मच्छरों से सबसे अधिक इन क्षेत्रों में क्या फैलती है, मलेरिया रोग फैलता है। सर्वाधिक इन प्रदेशों में क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है। इनकी बजाय यहाँ लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी बजाय यहाँ क्या होता है, थोड़ी वो कृषि होती है, खेती करने लग गए हैं, यहाँ पर खेती करने लग गए हैं। दूसरा, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, अत्यधिक वन पाए जाते हैं, बहुत सारे वन पाए जाते हैं तराई प्रदेशों में। तराई प्रदेशों में बहुत सारे वन, यानी इनके नीचे पाई जाती है तराई प्रदेश। ये जैसे मान लो ये क्या हो गया, भाबर प्रदेश हो गया, और इनके नीचे ये जो पास पास में पाई जाती है यहाँ तक की पट्टी, इसको बोलते हैं तराई के मैदान। तो ये पंजाब है, जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में इधर जो पट्टिका पाई जाती है ना, वहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और उन वनों को काट कर क्या कर दिया, वहाँ रहने योग्य जगह बना दी है। वो वहाँ रहने योग्य और कृषि की योग्य जगह बना दी है। किन को काट के, वनों को। कौन सी जगह में, तराई प्रदेशों में। तराई प्रदेशों में काट के उनके जगह कृषि योग्य जगह बना दी गई है। तराई जो प्रदेश है ये कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है, कितनी चौड़ी पट्टिका है, भाबर का मैदान 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। तराई का जो मैदान है ये 13 से 15 किलोमीटर में फैला हुआ है, 13 से 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भाबर समझ में आया। भाबर और तराई क्या होता है, देखो इनको तो हम बोलेंगे भाबर, इनको हम बोलेंगे तराई। इसके बाद में इसको अपन बोल देंगे, मान लो यहाँ से बहुत पहले नदी बहती थी, जलोढ़ मिट्टी का यहाँ निक्षेप कर दिया। इसके बाद में जब बाढ़ आती है, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, तो इसके पास वाला जो क्षेत्र है ना, ये इतना एक क्षेत्र, ये इधर ये एक क्षेत्र जो पास पास पड़ता है, और ये थोड़ा दूर का जो क्षेत्र है, ये मान लो एक नदी बह रही है, ये तो क्या है, नदी है, इसके जस्ट पास में। अब जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो इस नदी में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आ जाती है तो ये नदी उफान के, यानी इसका पानी चारों तरफ फैल जाता है। अब ये तो है नहीं, ये नदी बहेगी तो इसका पानी इधर ही आएगा, दोनों तरफ आएगा, तो इधर भी आएगा, इधर की साइड, और यहाँ भी आएगा। तो इस नदी के दोनों तरफ, इधर जो
निक्षेप होंगे। मान लो वो पानी अपने साथ में क्या लाएगा, यहाँ से जड़ी बूटियाँ बहा के लाएगा, उन पेड़ पौधों के जो पत्ते गिरेंगे। भाई यहाँ तो पत्थर हैं, लेकिन यहाँ तो वन और वनस्पति भी तो पाई जाती है, वन्य जीव भी पाए जाते हैं, तो उन वनस्पति को बहा के ये लेके आएगा अपने साथ में, ये नदी लेके आएगी और इनका निक्षेप कहाँ कर देगी, बाढ़ आएगी तो ये पानी यहाँ तक भर जाएगा, इधर भी और इधर भी यहाँ तक भर जाएगा, तो यहाँ उनको क्या कर देगी, जमा देगी। तो ये मिट्टी क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसको तो हम बोलेंगे खादर, इनको तो हम बोलेंगे खादर। जो नए निक्षेपों का निर्माण करते हैं ना, वो तो हो जाएंगे खादर, जो नए निक्षेपों का निक्षेप करती है जहाँ नदी। प्राचीन काल में, पुराने समय में ये नदी क्या करती थी, इसमें पानी बहुत था और ये पानी इधर भी आता था, यहाँ से भी ये नदी यहाँ बहती थी और इसका पानी यहाँ से भी बहता था। लेकिन जैसे ही अपने साथ निक्षेप लाती गई तो उनका यहाँ क्या कर दिया, जमाव कर दिया। तो ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश और ये प्रदेश है, इसकी बजाय थोड़ा ऊंचा उठ गया। ये मान लो ये क्या हो गया, भाबर हो गया, भाबर के साथ में ये खादर हो गया और ये बांगर हो गया, बांगर के बाद में ये क्या आ गया, खादर हो गया। और ये क्या बह रही है, यहाँ पर नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। अब यहाँ से पत्थर है, ये पत्थर है, इसके बाद में ये नीचे आएंगे तो ये थोड़े छोटे पत्थर का रूप लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं, जिनमें पानी बजरी के समान रहेगा, पानी ऊपर दिखेगा, दलदली भूमि रहेगी और दलदली भूमि की वजह से इसमें मच्छर रहेंगे, मच्छरों की वजह से मलेरिया फैलेगी और यहाँ वन्य जीव भी पाए जाएंगे, वन्य वृक्ष भी सर्वाधिक पाए जाएंगे, जिनको काट के और आजकल क्या कर दिया है, कृषि योग्य जगह बनाई जाने लगी है। इसके बाद में ये यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते मिट्टी को लेके आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर देते हैं, जलोढ़ का निर्माण कर देते हैं। यहाँ ये पानी बहता था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, थोड़ा ऊंचा हो गया और ये पानी यहाँ कटाव करने लगा, कटाव करके यहाँ से भी कटाव किया और नदी यहाँ बहने लगी, पानी यहाँ बहने लगा। तो ये थोड़ी ऊपर जगह है, लेकिन पहले यहाँ भी तो निक्षेप किया है पानी ने यहाँ भी तो निक्षेप किया है। तो ये क्या हो गए, पुराने जलोढ़ हो गए, ये हो गए पुराने जलोढ़। इसकी बजाय बाद में ये क्या करते हैं, यहाँ पानी अत्यधिक होता है तो ये यहाँ तक पानी आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। अब यहाँ तो नए जलोढ़ों का निर्माण कर रही है, ऊपर तो ये पहुँचती नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो नए जलोढ़ों का निर्माण करती रहती है। तो नए जलोढ़ों का निर्माण करती है, उनको तो हम बोलते हैं खादर। नए जलोढ़ों का निर्माण करेगी उनको खादर बोलेंगे। पुराने जलोढ़ों का जहाँ निर्माण करती है तो उसको हम बोलते हैं बांगर। समझ में आया? खादर तो क्या होता है, जहाँ नदी बह रही है उसके आसपास की जगह जहाँ पर वो नए जलोढ़ों का निर्माण करती है, वो तो भूमि कहलाएगी खादर, जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि वहाँ पर नवीन जलोढ़ आते हैं, जीवाश्म युक्त जगह होती है, जो जीवाश्म पदार्थ हैं उनको यहाँ लाके निक्षेपित कर दिया जाता है, ह्यूमस की प्रचुरता होती है। यहाँ पर चूना पत्थर होता है, तराई प्रदेशों में चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। इन प्रदेशों में भी जो बांगर होते हैं वहाँ भी चूना पत्थर अत्यधिक पाया जाता है। और ये होते हैं जो बांगर प्रदेश है, यहाँ पुराने जलोढ़ मिट्टी यहाँ भी होती है, ये भी कृषि के लिए खूब उपजाऊ जगह होती है, लेकिन ये क्या पुराने जलोढ़ों से निर्मित होती है। खादर जो है वो नए जलोढ़ों से निर्मित होता है। अब देखिए ये प्रदेश कहाँ है, बांगर और खादर जो है वो यहाँ पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हालांकि तराई प्रदेश में भी गेहूं की, चावल की, गन्ने की, इनकी खेती होती है, बांगर प्रदेशों में भी होती है, खादर में भी खूब सारी खेती होती है। तो ये तो चारों क्लियर हो गए। भाबर का इसको बोलते हैं, जो मोटे पत्थर होते हैं ना, जस्ट शिवालिक के, ये मान लो पर्वत है, पर्वत के जस्ट नीचे जो पत्थर टूट के आते हैं और फिर एक समतल जगह में बिछा दिए जाते हैं, उनको तो हम बोलेंगे भाबर। उसके थोड़े नीचे उनसे थोड़े छोटे पत्थर आते हैं, उनको हम बोलेंगे तराई। जैसे अपने बजरी होती है, थोड़े छोटे पत्थर होते हैं जिसमें दलदली, तराई प्रदेश में दलदली भूमि पाई जाती है, सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं और जो जंगली जीव हैं वो भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर पानी का नमी रहेगी, कीचड़ युक्त ज़मीन रहेगी तो वहाँ क्या फैलेंगे, मच्छरों से क्या फैलेगी, मलेरिया। उनके बाद में जो पुराने जलोढ़ हैं, जहाँ नदी प्राचीन काल में क्या करती थी, बाढ़ की वजह से जलोढ़ों का निक्षेप कर देती थी, वो मैदान कहलाएंगे बांगर।
उसके बाद में जो नदी आज भी बाढ़ ले आती है अत्यधिक पानी की वजह से, और उन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और अपने नए निक्षेप जमा देती है, उनको हम बोलेंगे खादर। अब इसके बाद अपना बचता है डेल्टा। तो डेल्टा अपने नदियाँ कहाँ बनाती है? सर्वाधिक एक ही सबसे विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, और विश्व प्रसिद्ध डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। अब डेल्टा जहाँ नदियाँ अगर बनाएंगी तो डेल्टा कहाँ बनाएंगी नदियाँ? जहाँ समुद्र के पास गिरेंगे या फिर अपने निक्षेप लेके आ जाएंगे, और वो निक्षेप जमा करते करते जहाँ से ऊंची भूमि, मान लो ये गंगा नदी आ रही है, अपने साथ में ये निक्षेप लेके आई, यहाँ बहुत सारे निक्षेप जमा हो गए, तो इसकी ये दो धाराओं में बट गई। एक धारा इसकी इधर से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इसके सहारे सहारे एक धारा ऐसे चलती है कोलकाता के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब इसको हुगली नदी बोलते हैं। तो ये क्यों हुई? क्योंकि यहाँ इन्होंने अपने निक्षेप जमा कर दिया, और ये जो भूमि गंगा नदी बह के आ रही थी उससे ऊंची उठ गई, ये भूमि उससे ऊंची उठ गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? निक्षेपों से। और अब यहाँ तो ठीक है, ये फिर भी मैदानी भागों में आती है। अब यहाँ आके जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ आके फिर ये क्या करेगी? निक्षेप जमा कर देगी, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने लग जाएगी। अब यहाँ निक्षेप जमा कर दिए, ये ऊंची भूमि हो गई, तो यहाँ आके इनसे टकरा के ये फिर दो धाराओं में बट जाएगी। एक धारा इधर से आके गिरेगी, एक धारा इधर से, यानी आधा आधा पानी हो जाएगा। आते आते यहाँ भी इसने क्या कर दिए? निक्षेप जमा कर दिए। तो एक धारा ये यहाँ से आएगी, दूसरी धारा फिर इसके आगे से आएगी, फिर इसने निक्षेप कर दिया। तो इस प्रकार ये आते आते यहाँ बीच बीच में क्या हो जाएगी? दलदली भूमि हो जाएगी। बीच बीच में जो ज़मीन ऊपर उठ जाएगी ना, वो दलदली भूमि हो जाएगी। और इस प्रकार ये नदियाँ कई सारी धाराओं में बट जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, वो भी कई धाराओं में बट जाती है। तो ये जो भूमि है जहाँ पर मतलब पानी नहीं है, ऊपर है, थोड़ी दलदल भूमि है, और उसमें भी क्या होगा? वनस्पति तो जाहिर सी बात है उसमें पैदा होगी। तो वनस्पति पैदा हो जाएगी तो वहाँ जीव जंतर भी रहेंगे। तो यहाँ हाथी है, घोड़े हैं, गेंडे हैं, शेर है, चीता है, ये सारे क्या रहेंगे? यहाँ रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो यहाँ भी बना हुआ है इस प्रकार। तो इसको क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा है। अब इसमें सुंदरवन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? टाइगर, रॉयल बंगाल भी यहाँ है, टाइगर भी यहाँ है। तो इन क्षेत्रों की वजह से सुंदरवन डेल्टा क्या है? प्रसिद्ध है। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा प्रदेश। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद में अपना आता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो चलिए, भू आकृतिक विभाजन के आधार पर अपन ने 5 चीज़ें याद की। उसके बाद में जो आते हैं क्षेत्रीय विभाजन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके।